हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों, जैक की तरफ से सेकंड टर्म का मॉडल सेट जारी हो चुका है। तो आइए हम उसी का साइंस सब्जेक्ट का, ठीक है, विज्ञान का इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग शुरू से वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन सारा का सारा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, और ये आप लोग का मॉडल सेट से 60 से 70% आने का चांस रहेगा, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो 80 से 90% भी यहाँ तक के मैच करेगा क्वेश्चन। आप इससे यहाँ पे आप लोग का मॉडल सेट जो आपका जारी किया हुआ है, 3 सेट जारी किया हुआ है। ठीक है, 3 सेट में से बहुत क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। तो सारे मॉडल सेट लोग को आप लोग अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, तो अभी मैं साइंस का सेट 1 करवा रहा हूँ। ठीक है, सेट 1 करवा रहा हूँ, तो इसको आप लोग देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर सेट 2 भी लाएंगे। तो अभी सेट 1 का इसको शुरू से देखिए। ठीक है, इसमें आप लोग का जिस तरह से फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हुआ था, इसी तरह से सेकंड टर्म का भी एग्ज़ाम होगा। इसमें क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 40 मार्क्स का होगा और 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कर स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पहला, इसमें 3 सेक्शन को बनाया गया है। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए में 1 से 7 तक क्वेश्चन रहेगा, और 8 से 14 तक का सेक्शन बी में रहेगा। सेक्शन सी में 15 से 19 तक का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, ऊर्जा और शक्ति का ईसाई मात्रक क्या है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, ऊर्जा का ईसाई मात्रक जूल। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था इसका एक ट्रिक भी। ठीक है, तो वो भी याद है ना। ठीक है, तो ऊर्जा का ईसाई मात्रक हमारा जूल होता है, और शक्ति का ईसाई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति उसके वेग किस प्रकार संबंधित है। मतलब यहाँ पे तीनों का किस प्रकार यहाँ संबंध है। ठीक है, तो देखिए वेग बराबर होता है तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे तो यहाँ से आप लोग का 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आप लोग लिखते चले जाइए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए H2O का आणविक द्रव्यमान परिकलन करें। ठीक है, तो यहाँ पे जल का आप लोग का आणविक द्रव्यमान निकालना है। आणविक द्रव्यमान का भी वीडियो मैं बताया हूँ। ठीक है, द्रव्यमान निकालना, मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सिखाए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी सीख लेते हैं। देखो H2O, ठीक है, H2O, तो यहाँ पे H कितना है, 2 ठो है, और ऑक्सीजन 1 ठो है। तो ठीक है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 क्यों होगा, चूँकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो 2 इंटू 1 तो 2, प्लस 1 ऑक्सीजन कितना, 1, और 16 क्या हो गया हम लोग का, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो 16 1 का 16, 16 2 कितना हो जाएगा, 18, तो 18 यू हम लोग का क्या हो जाएगा, जल का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, और भी आणविक द्रव्यमान आप लोग को सीखना है तो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग आणविक द्रव्यमान देख सकते हैं। ठीक है, आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन लगभग पूछा है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। एक मोल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो एक मोल से आप क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पे उत्तर लिख दिए हम। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिनमें कणों की संख्या परमाणु आयन और आयन अणु या सूत्र इकाई कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणु के बराबर होता है। ठीक है, तो एक मोल से आपको क्या समझते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का उत्तर लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख देंगे तो आप लोग का 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो जाएगा, राइजोबियम, तो याद कर लीजिएगा इसको। चलिए 6 नंबर सवाल क्या है, एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होती है। तो एड्स जो बीमारी होता है HIV, ठीक है, HIV, इसके कारण से एड्स बीमारी होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो 78%। कितना परसेंट, 78%, तो ये 7 नंबर का आंसर हो गया। अच्छा, इसमें से हम लोग तो 7 क्वेश्चन तो पूरा कर लिए। ठीक है,
ये 1 से 7 तक पूरा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए, लेकिन इसमें आपको बनाना कितना है, सिर्फ का सिर्फ आपको 5 बनाना है, ठीक है। लेकिन हम लोग याद करेंगे सब, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम डाल देगा, हो सकता है 3 क्वेश्चन से डाले, 4 क्वेश्चन डाले, है ना। तो हम लोग टोटल क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, 1 जूल को परिभाषित करें, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल है। तो 1 जूल को आपको परिभाषित कैसे करना है, देखिए क्या लिखना है। 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे, ठीक है। तो 1 जूल को परिभाषित हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिख दिए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि वह उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल होता है। तो उस भौतिक राशि का नाम क्या है, कार्य है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। याद है ना, काजू, ठीक है, याद है, ठीक है। पिछले वीडियो में देखे होंगे, इसका ट्रिक बताए होंगे, काजू किशमिश वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्य का एसआई मात्रक जूल हो गया, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो। किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है, वेग बटा आवृत्ति। क्या होता है, वेग बटा आवृत्ति। तो यहाँ पे देखो वेग कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 440, तो 440 लिख दिए, और यहाँ पे आवृत्ति कितना दिया हुआ है, 220। अब 440 को डिवाइड कर दिए 220 से, तो 220 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर, ठीक है। तरंग दैर्घ्य किस में आ गया, 2 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरह से यहाँ पे नंबर चेंज कर सकता है, तो नंबर आप लोग को फॉर्मूला याद रख लेना है, बस बना देना है, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल क्या है। 10 नंबर सवाल देखो, क्या लिखा हुआ है, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को 46 ग्राम सोडियम में परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोग को यहाँ पे कणों की संख्या का फॉर्मूला सबसे पहले याद करना है। तो कणों संख्या फॉर्मूला होता है हमारा मोलों की संख्या इंटू Na, ठीक है। यहाँ पे A होगा, ए होगा Na, ठीक है। Na मतलब होता है आवोगाद्रो की संख्या, ठीक है। चलो तो ये हम लोग को यहाँ पे कणों की संख्या निकालने के लिए मोलों की संख्या और Na हम लोग को निकालना होगा। तो सबसे पहले मोल निकालते हैं। तो मोल का क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 46, तो 46 ग्राम लिख दें यहाँ पे। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान भी हम 9 या 10 तो याद करवाए हैं, ठीक है। हम कम्युनिटी टैब में भी उसको अपलोड कर दिए, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर इसका वीडियो भी है, वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 23 होता है परमाणु सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। तो 23 को डिवाइड 46 को 23 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 2। तो मोल हम लोग का निकल गया 2, मोल कितना निकल गया, 2। इसके बाद कणों की संख्या का क्या बताया हम, कि मोलों संख्या इंटू आवोगाद्रो की संख्या, ठीक है। तो मोलों की संख्या यहाँ पे हम लोग कितना निकाले, 2 लिख दिए, इंटू आवोगाद्रो की संख्या कितनी होती है, देखिए 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये होता है हम लोग आवोगाद्रो की संख्या, एक आवर्त की संख्या। तो यहाँ पे मोल कितना है, 2, तो 2 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो इतना आ जाएगा हम लोग का आंसर, 12.044 इंटू 10⁻23, ठीक है। आप लोग लिख के भी याद करो, ठीक है, बार बार बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल क्या है। लिखा हुआ है थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल कैसे हम लोग को लिखना है वो देखो उत्तर में। थॉमसन के परमाणु मॉडल तरबूज के समान दिखाई देती है, जिसमें प्रोटॉन को लाल खाने वाले भाग तथा इलेक्ट्रॉन को बीज की से तुलना की जाती है। देखो ध्यान दो, जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है ना, तरबूज से तुलना किया गया। कैसे, कि जो यहाँ पे लाल जो खाते हैं हम लोग, तरबूज में लाल लाल होता है ना, उसको जो खाते हैं उसको प्रोटॉन माना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किसको माना है, बीज को, ठीक है। इससे तुलना की जाती है। आगे देखिए, इसे प्लम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल का इतना लिख लेने के बाद फिर इसके बाद क्या लिखना है, देखो इसके मुख्य बिंदु, तो इसके मुख्य 2 बिंदु है, दोनों बिंदु को लिख देंगे, यहाँ से आप लोग का 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो क्या लिखना है बिंदु में,
थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग को पहला पॉइंट में लिख देना है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है, परमाणु में धन आवेश युक्त प्रोटॉन और ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन के मान समान होते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को लिख लेना है आपको, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है 12 नंबर, 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो 0.5 मोल का ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, द्रव्यमान का फॉर्मूला याद रखना होगा। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है मोलर द्रव्यमान इंटू मोल संख्या। तो मोल संख्या हम लोग का दिया हुआ है पहले से, देखो मोल संख्या कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद O2 का, ऑक्सीजन ना बोला है तो ऑक्सीजन क्या होता है O2, O2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से बताओ, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान और मोल संख्या को इंटू करेंगे। तो मोलर द्रव्यमान कितना है जी 32 और मोल संख्या कितना है 0.5। अब दोनों को जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा हम लोग का द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ, प्रतिरक्षीकरण क्या है। ठीक है, प्रतिरक्षीकरण क्या है। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, याद तुरंत हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, जब किसी वैक्सीन या टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को इम्यूनाइजेशन कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग का जो कोरोना काल आया था, ठीक है, कोरोना में क्या हो रहा था बताओ, जब तक वैक्सीन नहीं आया था, जब तक वैक्सीन या टीकाकरण जो नहीं था आया था तब तक हम लोग परेशान थे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसका वैक्सीन आया तो इससे क्या है, कोरोना से धीरे धीरे निजात पाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इसी वैक्सीन को प्रतिरक्षीकरण क्या करता है कि जो भी उसके अंदर जो भी शरीर में जो भी जीवाणु है, विषाणु जो भी है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, लड़ता है ये वैक्सीन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टीकाकरण, इसको टीकाकरण भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अच्छा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, या फिर लिख लीजिए आप। हाँ, अगला क्या है यहाँ पे, जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। तो ये इजी सवाल है, बच्चा वाला सवाल है, आप खुद से लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, कारखानों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में विसर्जन। मतलब कारखाना वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो खराब पदार्थ है, उसको नदियों में विसर्जन करेंगे तो क्या होगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। दूसरा क्या है, गंदे जल को नदी नालों में बहाने से। तो देखो गंदे जल को हम अगर नदी में बहा देंगे तो खराब ही ना होगा। फिर प्लास्टिक जैसे अपशिष्ट पदार्थ को जल में डालने पर ये सब से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए हम लोग। सेक्शन सी का बता रहे हैं यहाँ पे, सेक्शन सी यहाँ पे। अच्छा, अभी हम लोग जो सवाल किए कहाँ से कहाँ तक किए थे बताओ, 8 से 14 तक किए, जिसमें से आप लोग का 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में मात्र आपको कितना बनाना है, 5 ही बनाना है। कितना बनाना है, 5 बनाना है। ठीक है, चलो अब यहाँ से सेक्शन सी में आप लोग का 5 सवाल रहेगा, जिसमें आपको कितना बनाना है, 3 बनाना है। ठीक है, चलो 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और 5 क्वेश्चन आपको भी करके जाना है। ठीक है, चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा को सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखने के बाद इसका व्यंजक को प्राप्त करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान देना कि देखो पहले इसका गतिज ऊर्जा का क्या करेंगे, परिभाषा। किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर गति करता है, उससे जो भी ऊर्जा लगता है, ठीक है, या ऊर्जा निकलता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे, लिखना है यहाँ पे गणितीय व्याख्या लिखना है। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। ठीक है, आप लोग को पता होगा u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, और v क्या होता है, अंतिम वेग होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लिए
के प्रारंभिक वेग को u मान लिए, ठीक है, और t समय के पश्चात वस्तु का वेग भी हो जाता है, ठीक है। कुछ गति करने के बाद वस्तु का वेग क्या हो जाता है, भी हो जाता है। वस्तु का विस्थापन क्या है हम लोग का, s है, और त्वरण a से हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इतना लिख लेना है आप लोग को सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या करना है देखो, हाँ, गति के द्वितीय नियम से, तो गति का दूसरा नियम क्या कहता है, F बराबर ma, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है F बराबर ma, ठीक है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर हम लोग a को निकालना चाहते हैं तो a को इधर ही रहने दो, ये m इधर आके क्या में हो जाएगा, m इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो a बराबर F बटा m हो जाएगा, ठीक है। तो इतना लिख लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गति का तीसरा नियम हम लोग लिखेंगे। तो गति का तीसरा नियम हम लोग का क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब यहाँ पे v स्क्वायर लिख दिए और u इज इक्वल टू 0, चूँकि प्रारंभिक वेग में हम लोग का क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0 मान लेंगे और 2 इंटू ए के जगह में अभी क्या माने थे, देखो तो ए के जगह में F बटा m है, F बटा m, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी देखो u तो 0 मान लिए और a के जगह में F बटा m लिख लिए, ठीक है, इंटू s का s लिख दिए। उसके बाद यहाँ भी स्क्वायर यहाँ पे रहने दिए और ये 0 तो ख़त्म हो गया, ये 0 ख़त्म, तो 2fs बचा बटा m बचा, ठीक है। उसके बाद ये m इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा तो देखिए m भी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 2fs हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये fs को अगर हम लोग fs को यहीं रहने देते हैं, 2 को अगर इधर ले आते हैं तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट पूरा पलट दिए तो क्या हो जाएगा हम लोग का, fs बराबर 2mv स्क्वायर बटा 2, ठीक है। अगर इसको हम लोग अलग अलग करते हैं तो कैसे लिखेंगे, fs बराबर 1/2 mv स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग समीकरण 1 मान लो। अच्छा, कार्य बराबर क्या होता है, एक सूत्र w बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे क्या होता है, फोर्स इंटू यहाँ पे विस्थापन जो भी होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग वर्क कहते हैं, ठीक है। अब ये वर्क एफ एस बराबर क्या माने हम लोग, 1/2 mv स्क्वायर, ये निकाले हम लोग। तो एफ एस के जगह हम क्या लिख दिए, w बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ये समीकरण 1 से लिए हम लोग, ठीक है। इसके बाद अब देखो क्या करना है, W बराबर 1/2 mv स्क्वायर तो हो गया। वस्तु द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में संचित होता है, ठीक है। वस्तु जो भी काम हम लोग करते हैं, W जो भी काम कर रहे हैं, वर्क मतलब काम करना, जो भी काम कर रहे हैं वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा में संचित होता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे K भी लिख सकते हैं। तो K बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर। यही हमारा दोस्त, तो ये हम लोग गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, ठीक है। इसी को हम लोग को निकालने बोल रहे थे। तो एक बार आप लोग इसको हम छोटा कर दे रही, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, क्या लिखा हुआ है, एक तरंग की आवृत्ति और आवर्त काल को परिभाषित करें। तरंग का तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आवृत्ति और आवर्त काल को परिभाषित करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आवर्त काल जितना भी है, इस सब का परिभाषा आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आवृत्ति की जगह में क्या लिख दे, तरंग दैर्ध्य लिख दे, है ना। चलो, तो आवृत्ति का परिभाषा हम लोग का क्या है, यहाँ पे देखो याद करते जाना, ठीक है। आप लोग लिख लो कॉपी में और याद कर लो, ठीक है। आज लिखिए और कल याद करके इसको सुना दीजिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है, 1 सेकेंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, इसे n या f से लिखते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड में उत्पन्न तरंग की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, आवृत्ति कहते हैं, कितना बार वो उठा, ठीक है, उसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। आवर्त काल किसे कहते हैं, 2 क्रमागत संपीड़न और 2 क्रमागत विरलन को कि निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब देखो, संपीड़न का मतलब क्या होता है, एकदम सटा सटा, है ना। और विरलन मतलब दूर दूर, देखो दूर दूर, इधर दूर दूर हो, ठीक है। तो इसमें जो समय लगता है इस दोनों के बीच में,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोल दिया था कि तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच का संबंध निकालना है आप लोग को। तो तरंग का वेग और तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का संबंध कैसे निकलेगा? तो तरंग का वेग बराबर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति होता है। ठीक है, तरंग का वेग बराबर तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति होता है। तो इसको भी आप लोग लिख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिखा हुआ है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ आपको व्याख्या करना है और समस्थानिक के 3 उपयोग लिखें। तो देखिए सबसे पहले ए नंबर का सवाल हम लोग लिख रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। ठीक है, समस्थानिक से क्या समझते हैं, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होती हो, समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो, ठीक है, परमाणु संख्या समान हो, एटॉमिक नंबर समान हो, लेकिन उसका भार क्या हो, अलग अलग हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन के 2 समस्थानिक है। ठीक है, ऐसे होता है इसका 3 समस्थानिक, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। चलो तो 2 समस्थानिक यहाँ दिया हुआ है। देखिए कार्बन का तो परमाणु संख्या तो 6 होता है, नीचे तो लिखा हुआ है, और इसका भार देखो 12 भी होता है, 14 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि उसका परमाणु संख्या तो बराबर है लेकिन उसका द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का भी क्या है, समस्थानिक है, 3 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका देखो सर परमाणु संख्या जो है बराबर है, 1 1 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, 1 2 3, तो इस तरह से है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं जैसे में करके। चलो अब देखो यहाँ पे बी नंबर में क्या दिया हुआ है, बी नंबर का सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे समस्थानिक के अनुप्रयोग, क्या क्या इसका प्रयोग होता है वो चीज़ को देखो। ठीक है, तो पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है, परमाणु भट्ठी में। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट का समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो कैंसर का इलाज में भी क्या होता है, कोबाल्ट का समस्थानिक का उपयोग होता है। अच्छा, तीसरा क्या लिखा हुआ है, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये कितना आसान है आप लोग को याद करने में, सिंपल सी बात है कि यूरेनियम का परमाणु भट्ठी में होता है, कैंसर के इलाज जो होता है उस समय कोबाल्ट का यूज़ होता है समस्थानिक का, और घेंघा रोग में क्या होता है, आयोडीन का समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो 3 आप लोग को अभी अभी जस्ट याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार और अच्छा से लिख के याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, याद करते हुए आप लोग को जाना है, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे 18 नंबर क्या बोल रहा है, जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करना है आप लोगों को। तो आप लोग व्याख्या इसका कर लीजिएगा, यहाँ पे हम चित्र बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, वर्षा हो रहा है, यहाँ पे देखो कैसे कैसे हो रहा है, देखो ध्यान देना। सबसे पहले वर्षा होके कहाँ आ रहा है, ज़मीन पे आ रहा है। ठीक है, नदी में आ गया, धीरे धीरे नदी होते हुए कहाँ पे चल गया, समुद्र में। ठीक है, जब ये समुद्र में चला गया तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जब समुद्र में पड़ेगा तो क्या होगा, ये वाष्पित होगा। ठीक है, क्या होगा, वाष्पित होगा और ऊपर जाएगा। ठीक है, और वो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ये बादल बनेगा। ठीक है, बादल बनने के बाद संघनन होगा, संघनन के बाद फिर वर्षा होगा, फिर वर्षा के बाद फिर पानी आएगा। तो इस तरह से होते रहेगा। ठीक है, ये चक्रण होता है। ठीक है, जल चक्र का इसी तरह चित्र होता है, इसका आप व्याख्या कर सकते हैं अपने से। चलिए 19 नंबर सवाल क्या है, इसका लास्ट सवाल है, संक्रमक तथा असंक्रमक रोग के उदाहरण के साथ स्पष्ट करना आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को 3-4 अंतर दे दो, 2-3 उदाहरण दे दो, आप लोग का यहाँ से 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो संक्रमक रोग किसे कहते हैं, ये वे रोग हानिकारक सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं, ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं, जैसे रोगाणुओं द्वारा। ठीक है, उसके बाद इधर देखो, ये रोग परजीवी जीवधारियों के कारण, पोषक तत्वों की हीनता के कारण, उपचयी त्रुटियों के कारण होते हैं। ठीक है, ये पहला उदाहरण अंतर हो गया। दूसरा देखो, रोगाणु वायु, जल, भोजन, कीट या शारीरिक संपर्क द्वारा रोगी के व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं। तो संक्रमक रोग मतलब डायरेक्ट समझना है दोस्तों कि ये वायु द्वारा जाए, जैसे कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है और कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जाने की प्रक्रिया वायु द्वारा हो, भोजन द्वारा हो, जल द्वारा हो, यानी कि वो संपर्क होने पे ही हो।
ठीक है, या फिर शारीरिक संपर्क हो, तो इस तरह से हम लोग संक्रामक रोग उसको कहेंगे। लेकिन असंक्रामक रोग में क्या होता है, ये रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग संक्रामक रोग में आप लोग ये सर्दी खांसी हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ये सब आप लोग मान सकते हैं। और असंक्रामक में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर किसी का सर दर्द है तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति को सर दर्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो तीसरा नंबर क्या अंतर दिया हुआ है, सीधे संपर्क द्वारा इसका प्रसारण होता है। ठीक है, तो संपर्क आने पे ही इसका फैलता है और ये प्रसारण नहीं होता है। तो सिंपल से 3 अंतर हो गया। चौथा अंतर में क्या लिखना है, ये रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचारित हो सकता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, यह इसका रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचारण नहीं होता है, तो ये भी वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में ये संचारित हो सकता है, परंतु असंक्रामक में इसका रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में संचारण नहीं होगा, नहीं फैलेगा। अच्छा, इसका उदाहरण भी लिखने बोल रहे थे, तो यहाँ पे आप लोग उदाहरण में लिख सकते हैं एड्स, कोरोना, सर्दी, ये सब भी आपका संक्रामक रोग में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे असंक्रामक में मैरेथन, सिर दर्द, जितना भी है ये सब क्या है, असंक्रामक रोग है। ठीक है, तो ये हम लोग का 19 क्वेश्चन आज हम लोग पूरा कंप्लीट किए। तो दोस्तों आप लोग इसको लिख लो कॉपी में, याद भी करो साथ साथ में। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आप लोग का। ठीक है, चलिए ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और से भी बच्चों को हेल्प मिल सके, क्लास 9th के बच्चों को। ठीक है, और बाकी अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।